बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूँ आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ एक नामवर साइंसदान प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा सितारा इम्तियाज़ के साथ, जो यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में इस्लाम चेयर के सरबराह हैं। आप डॉक्टर अब्दुल सलाम के शागिर्द रहे और उनके साथ रहकर बहुत कुछ सीखा और 80 साल से ज़ायद उम्र इनकी हो चुकी है। अब तक स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और शोबे तबीयात में गिरां कदर खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। आज हम इनके साथ मौजूद हैं। हम बात करेंगे इनकी डॉक्टर अब्दुल सलाम के साथ जो यादें हैं उनके हवाले से और उनके हवाले से कि इन्होंने अब तक इस शोबे में क्या खिदमत सर अंजाम दिए और बतौर सलाम चेयर के हेड ये यहाँ पर क्या खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर, मैं चाहता हूँ कि हमारे जो उर्दू पॉइंट के नाज़रीन हैं वो जाने कि जो डॉक्टर अब्दुल सलाम जो हमारा पाकिस्तान का एक सरमाया थे, जिन्होंने साइंस में गिरां कदर खिदमत से अंजाम दी हैं, तो आप उनके शागिर्द रहे और मुख्तलिफ जगहों पर शागिर्द रहे, आपने उनके साथ रहकर क्या सीखा? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये प्रोग्राम जो है वो अरेंज किया है और ये मेरे लिए बहुत खुशी और हुनर की बात है। बल्कि मैं हमेशा एक्साइटेड होता हूँ इस तरह के प्रोग्राम के लिए जिसमें प्रोफेसर सलाम का जिक्र हो। तो बहरहाल ये मेरी ऑनर है कि मैं प्रोफेसर सलाम का स्टूडेंट इंपीरियल कॉलेज लंदन में रहा। ये 1962 की बात है। अच्छा। और उस ज़माने में प्रोफेसर अब्दुल सलाम और पाकिस्तान कमीशन मिल के पाकिस्तान की साइंस और टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के लिए कोशिशें कर रही थी और इस सिलसिले में इन्होंने एक मैसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया कि पाकिस्तानी जो स्टूडेंट उनको बाहर भेजा जाए ट्रेनिंग के लिए। उसमें आई वाज वन ऑफ देम और इत्तेफाक की बात है कि इमीडिएटली आफ्टर माई सिलेक्शन विद द एटॉमिक एनर्जी कमीशन, ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन बेसिकली प्रोग्राम चल रहा था। तो मेरी सिलेक्शन के बाद इमीडिएटली मेरी वहाँ पे इंपीरियल कॉलेज में एडमिशन हो गई और इत्तेफाक की बात है और खुशी की बात है कि प्रोफेसर सलाम के ग्रुप में मुझे एडमिशन हुई। तो इट वॉज ए ग्रेट प्लेजर फॉर मी कि एक ऐसे इंसान जो हमारे एक ऐसे साइंसदान जो हमारे रोल मॉडल थे, इनफैक्ट उस ज़माने के जो मेरे हम उम्र लोग थे जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में थे उस ज़माने में, सलाम साहब उनके रोल मॉडल बन चुके थे। और यही वजह है कि मैंने अपने लिए वही सब्जेक्ट जो है वो चुना जो प्रोफेसर सलाम जिसमें वो काम कर रहे थे। और फिर कुदरती बात है कि वहाँ जाने का मौका मिला और एडमिशन भी हो गई। ये प्रोफेसर सलाम का ग्रुप जो था इंपीरियल कॉलेज लंदन में थ्योरेटिकल फिजिक्स का ग्रुप, ये एक छोटा सा ग्रुप था। चंद एक 2-3 प्रोफेसर थे प्लस अदर लोग स्टूडेंट्स थे, कुछ पोस्ट डॉक लोग आते थे, लेकिन इसकी शोहरत यूनिवर्सल, ये यूरोप का बेहतरीन सेंटर माना जाता है। बड़ा छोटा सा ग्रुप लेकिन यूरोप का बेस्ट सेंटर फॉर हाई एनर्जी थ्योरेटिकल हाई एनर्जी फिजिक्स माना जाता था। और और सलाम साहब की बड़ी बात ये थी कि उन्होंने एक ख़ास एनवायरनमेंट क्रिएट किया। वो साथीज़ा में से नहीं थे कि जो स्पून फीडिंग करते, बल्कि वो कहते थे कि हम इस तरह का काम नहीं करेंगे तो आपको खुद ही कोशिश करनी होगी। बल्कि वो कहा करते थे कि आपने अपने आप को हमारे स्टैंडर्ड पे लाना है, हमने आपके स्टैंडर्ड पे लाकर ही हम कोशिश करते। तो कई दफ़ा उन्होंने स्टूडेंट से कहा, इफ़ यू कैन नॉट राइज टू अस वी कैन नॉट स्टूप टू यू, कि आप ही को राइज करना है अपने बाहर। और उनका एनवायरनमेंट जो है वो बड़ा एक्साइटिंग था। और प्रोफेसर सलाम की अपनी शख्सियत भी ऐसी कि वो जहाँ भी जाते एक्साइटमेंट क्रिएट करते, यूँ लगता था जैसे कोई रेवोल्यूशन आने वाला है। अच्छा। इनकलाब बस राउंड द कॉर्नर है। वो चूँकि फ्रंटियर्स ऑफ फिजिक्स में काम कर रहे थे और उस ज़माने में काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई है। मैं अर्ली 60s की बात कर रहा हूँ। तो उस ज़माने में बहुत सारी चीज़ें जो है वो ईजाद हुई, डिस्कवर हुई। तो सलाम साहब की उसमें बड़ी कंट्रीब्यूशन है। उस ज़माने में जो पार्टिकल फिजिक्स के बेसिक मॉडल थे वो डेवलप हो रहे थे
تو ان میں ایک فول ڈے جسے کہتے ہیں ماڈل کا سلام صاحب کی بھی اس میں کنٹریبیوشن ہے. پھر اس کے بعد سلام صاحب نے دوسرے کاموں میں بھی حصہ لیا, اور بلکہ سلام صاحب جو ہے آفٹر ہز PhD immediately he became world famous. اچھا, PhD کے فوراً بعد PhD ان کا تھیسس جو ہے وہ تھا وجہ بنی شہرت کی, اور اس وقت اس زمانے میں جو لیڈنگ فزسسٹ تھے اس ایریا کے وہ اس میں کام کر رہے تھے. سو اٹ واز اے ہائیلی کمپیٹیٹیو ایریا. لیکن سلام صاحب جو ہے ماشاء اللہ بڑی لمبی کہانی ہے کہ کس کے ساتھ انہوں نے کام کیا اور پھر کیسے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. بہرحال PhD کے فوراً بعد یہ ورلڈ فگر بن گئے, سیلیبریٹی بن گئے, اور انہوں نے پھر مختلف ٹاپکس پہ کام بھی کیا ہے. انرجی فزکس میں 2-3 کام ایسے ہیں جن میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نوبل لاریٹ کے رینک کے کام تھے ان کے. جی ہاں, لیکن ایونچولی ان کو ایک دوسرا کام تھا جس کو ہم کہتے ہیں یونیفیکیشن آف ویک اینڈ الیکٹرو میگنیٹک فورسز. یعنی نیچر میں 4 فورسز سمجھی جاتی ہیں اور ان میں سے 2 کو انہوں نے یونائٹ کیا. تو یہ یونیفیکیشن کا آئیڈیا ایکچولی تو بہت پرانا ہے, پہلے بھی لوگوں نے مختلف انداز میں اس پہ کام کیا, لیکن یہ ایک بریک تھرو تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام جو ہے 20th سینچری کا ایک لیڈنگ کام ہے. اور ایونچولی سلام صاحب نے نوبل پرائز شیئر کیا 1979 کا فزکس کا نوبل پرائز جو ہے اس کام کی بیسس پہ کیا. سلام صاحب امپیریل کالج میں ایکٹیو ہونے کے علاوہ اور بھی کاموں میں بڑے مصروف تھے. ایک تو پاکستان کے he was advisor to the government of Pakistan. اچھا, he was اس وقت پریزیڈنٹ ایوب خان پاکستان. یہ 60s کی بات ہے. جی, یہ 60s کی بات ہے. اور سلام صاحب ان کے ایڈوائزر تھے, اسپیشل ایڈوائزر آن سائنس. اس دوران بھی انہوں نے بہت سارے پاکستان میں ڈپارٹمنٹ جو ہیں کریٹ کیا. اور اس کے علاوہ میں بتا رہا ہوں کہ بڑی ملٹی فیسٹڈ پرسنالٹی ہے کہ نہ صرف فزکس کر رہے بلکہ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ فزکس کم کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے تھے یہ صرف جہاز میں بیٹھے ہوتے ہیں نا اس وقت فزکس کرتے ہیں. اینی وے, تو فزکس کے علاوہ ان چیزوں میں بھی تھے انوالوڈ. پھر انہوں نے یہ ایک انٹرنیشنل سینٹر فار تھیوریٹیکل فزکس اٹلی میں جو ہے ٹریسٹ سٹی میں وہ انہوں نے اسٹیبلش کروایا تھرو یونائٹڈ نیشن. وہ بھی ایک کہانی ہے, بڑی اسٹرگل کی انہوں نے, کیونکہ اس بڑی مخالفت ہوئی کہ یہ تھرڈ ورلڈ کے لیے یہ آئیڈیا یہ تھا کہ یہ بیسیکلی یہ تھرڈ ورلڈ کے سائنٹسٹ کے لیے ہوا, فزسسٹ کے لیے ہوا, اور وہ سائنٹسٹ فرام دا تھرڈ ورلڈ وہ یہاں پہ آیا کریں گے فار اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم, لیٹس سے 3 months 2 months, اور یہاں پہ آ کر باقی لوگوں کے ساتھ جو ادھر ہوں گے اور اس میں ورلڈ فگرس بھی ہوں گے, ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے, ان سے سیکھیں گے, اینڈ دین دے گو بیک ٹو دیئر ہوم انسٹیٹیوشنز. اور بجائے اس کے کہ وہ اپنا ملک چھوڑ کر باہر آ کر سیٹل ہو جائیں, جیسے سلام صاحب کو مجبوراً ہونا پڑا, لیکن ان کی خواہش تھی کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے میں نہیں چاہتا کہ باقی لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہو. ایک خواہش تھی, دلی خواہش تھی کہ اس طرح کا ایک سینٹر بنے جہاں فریکوینٹلی سائنٹسٹ فرام دا تھرڈ ورلڈ آئیں اور یہاں پہ اس چیز سے فائدہ اٹھائیں. تو پاکستان مینی ڈیولپنگ کنٹری انکلوڈنگ پاکستان, بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس پرٹیکولر ایریا جس کی میں بات کر رہا ہوں فزکس, ہائی انرجی فزکس جسے کہتے ہیں, پارٹیکل فزکس بھی کہتے ہیں, یہ اس میں ہم سب تقریباً جو تھے وہ اس سینٹر میں جایا کرتے تھے اور تقریباً ہر سال جایا کرتے تھے. ہم تو سمجھتے ہیں ہماری ساری جوانی جو ہے اس کی سمر وہیں گزرتی تھی, اور مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ سیکنڈ ہوم ہے وہ جگہ, اور میں اس شہر میں آنکھیں بند کر کے گلیوں میں گھوم سکتا ہوں. اتنی دفعہ وہاں جانے کا اور رہنے کا اتفاق ہوا. اینی وے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستانی پارٹیکل فزسسٹ جو ہے یا جنرلی فزسسٹ ہے, ان کی سروائیول کا راز بھی یہی ہے کہ اس سینٹر پہ ان کو سپورٹ کیا, سسٹین کیا اوور دی ایئرس. تو سلام صاحب کی بیسیکلی 2
बेसिकली हम कह सकते हैं कि इनकी दो बड़ी कंट्रीब्यूशंस है। एक है जो उनका साइंटिफिक वर्क है और जिसमें वो काम किया है जिसकी बेसिस पे उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला, और दूसरा जो है वो ये है साइंस की खिदमत है, ये सेंटर है। सो वी से ही हैज़ लेफ्ट अस टू लेगेसीज, वन इज साइंटिफिक वर्क and the other is the International Center for Theoretical Physics. Wow. तो वो जो इटली में, हाँ जो इटली में है, जैसे दिमाग की प्रॉब्लम थी और हमें भी मौका मिला उनको देखने का, उनके साथ काम करने का। काम तो ऐसा सच नहीं करते थे, लेकिन हम जब अपना काम को प्रोग्रेस होती तो उनको जाकर दिखाते, वो कुछ मशवरे एडवाइस करते, कुछ झाड़ते और इस तरह काम चलता है। अच्छा, आप यहाँ पर इस्लाम चेयर के हेड हैं और काफ़ी अरसे से यहाँ पर आप इस नशिस्त पे विराजमान हैं, तो आप क्या समझते हैं इस इस्लाम चेयर के कायम करने से अब्दुल सलाम साहब की जो खिदमात थी उनको किस हद तक जो है हम डिलीवर कर रहे हैं अपनी सोसाइटी में, पाकिस्तान में? पहली बात तो ये है कि मेरा सारा कैरियर जो है एकेडमिक कैरियर रिटायरमेंट ये क़ायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में गुजरा है और वहाँ एक अच्छा ग्रुप है। और मेरी रिटायरमेंट के बाद अराउंड दैट टाइम ये चेयर का आइडिया जो है, इस्लाम चेयर का आइडिया कई सालों से चल रहा था। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुख्तलिफ हुकूमतें आई, उन्होंने टालते रहे, इंतज़ार पता नहीं किस चीज़ का करते रहे। इवेंचुअली उस ज़माने में इस्टेब्लिश हो गई चेयर और इस्टेब्लिश करने वालों ने ये कहा, ये सोचा कि सलाम साहब कहाँ होनी चाहिए, तो इस गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर को सिलेक्ट किया कि सलाम साहब स्टूडेंट भी रहे और फिर उसके बाद फैकल्टी मेंबर भी रहे, तो इसलिए एक नेचुरल चॉइस थी। और फिर जब वो पोजीशन एडवर्टाइज हुई तो आई वाज वन ऑफ द 3 कैंडिडेट्स और लेकिन आई गॉट सिलेक्टेड। और मैं आई बिलोंग टू इस्लामाबाद, मेरी फैमिली बड़ी होती है, लेकिन ये मेरे लिए एक ख़ास चीज़ थी। सलाम सेंटर, सलाम का नाम इसके साथ, इस सेंटर में काम करना मैं इसको बड़ी ऑनर समझता हूँ और कई सालों से इस काम में समूह वाला, और मैं समझता हूँ कि मैं काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है हमारा लाहौर के दरमियान, तो दोस्त कहते हैं यार तुम ट्रैवल करते हैं, तो मैं कहता हूँ शायद मैं प्रोफेसर सलाम की सुन्नत अदा कर, वो भी बहुत ट्रैवल किया, 12 लंदन से भी है ट्रैवल करता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं रहता। तो इस सेंटर में ये कोई बड़ा सेंटर तो है नहीं, बेसिकली ये चेयर होती है, ये प्रोफेसरशिप होती है, और लकीली इस चेयर के साथ कुछ मज़ीद फैसिलिटीज़ भी हैं। एक छोटा सा ऑफिस है, देन आई हैव फैसिलिटी टू हैव स्टूडेंट्स एंड फिर PhD स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ, और एक पोस्ट डॉक भी है, आजकल तो पोस्ट डॉक है और एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो इस तरह ये एक ग्रुप है। तो ये बेसिकली तो ये सारे मिलकर हम रिसर्च करते हैं। और आई में मेंशन है कि मेरी जो ट्रेनिंग थी वो पार्टिकल फिजिक्स में हुई प्रोफेसर सलाम के साथ, लेकिन आफ्टर 12 years सो सलाम साहब की सजेशन पर कि अब आप अपना फील्ड जो है वो चेंज करें। अच्छा, आप थर्ड वर्ल्ड में पाकिस्तान में हैं, वहाँ आप काम करेंगे तो बेहतर नहीं है कहीं ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ जो है उसको सेलेक्ट कराएंगे। लेज़र फिजिक्स है, उसमें प्लाज्मा फिजिक्स है, फला चीज़ है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, तो इसमें सोचे। तो फिर लोगों ने सोचना शुरू कर दिया, किसी ने लेज़र फिजिक्स में कन्वर्शन कर ली, मैंने फिजिक्स में कर ली, तो अब मैं कई सालों से। अच्छा, ये जो आपके नए स्टूडेंट्स हैं, इस तरह ये खालिद शाह गिलानी साहब हैं, सरफराज साहब, अल्ताफ साहब, तो क्या आप आपके तो बच्चे हुए तो आप इनको भी सिखाते हैं इसी फील्ड में, उनको जो है रहनुमाई करते हैं, और इनके लिए भी कुछ ना कुछ आप इसी बात इस तरह आपने डॉक्टर साहब से सीखा? जी हाँ, कोशिश तो ये है। मैंने सलाम साहब की बात अलग थी, बहरहाल हम छोटे लेवल पे उस चीज़ को कोशिश करते हैं, स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं, और स्टूडेंट को ख़ास तरीके से कोशिश करते हैं कि उनकी ग्रोथ हो। मसलन मैं चाहता हूँ कि ये इनको मेरा डिफरेंट तरीके से पढ़ाया जाए, ये नहीं कि हम लेक्चर दें या बात करते हैं, बल्कि हम
बोर्ड पे लाता हूँ कि ये बोर्ड में जाकर एक्सप्लेन करें, ताकि डिस्कशन बोर्ड में ये नहीं है कि टीचर ही पढ़ाता है बोलता रहे और ये सुनता रहे। ये मेथड क्लासिकल है, वो इतना कामयाब नहीं है जब तक स्टूडेंट बोर्ड पे नहीं आएगा, खुद एक्सप्लेन नहीं करेगा उसने क्या किया है, क्या कर रहा है, तो वो बात उसको क्लियर नहीं होगी। बार कोशिश करते हैं और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये भी स्टूडेंट इनको चूँकि हमको स्कॉलरशिप वगैरह अरेंज कर देते हैं, इसलिए वो भी इनको प्रॉब्लम नहीं होता कि कहीं जाके ट्यूशन पढ़ाने करें। सो सुबह से शाम तक ये भी मेरी तरफ पाबंद कर बैठे रहते हैं। और ये जो सलाम चेयर है आप नोट करेंगे 7 डे ये खुली होती है सुबह से शाम तक। इवन व्हेन आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद स्टूडेंट बैठे होते हैं, बाकी लोग बैठे होते हैं। तो ये एक बड़ी नई रिवायत है मैं समझता हूँ, क्योंकि आमतौर पर लोग वर्किंग आवर्स के बाद चले जाते हैं, ताले लग जाते हैं कमरों को। जो यूनिवर्सिटियों का माहौल नहीं है, यूनिवर्सिटी सुबह शाम हमने भी बाहर काम किया। हम तो जब उठते थे ऑफिस से जब हम थक जाते थे 10 बज गए हैं 11 बज गए हैं और फिर उसके बाद चले जाते थे। तो यहाँ भी हमारा फॉर्चुनेटली एनवायरनमेंट इस तरह का किसी हद तक बन गया है और भी ग्रुप्स जो है वो फिर देखा चलता है सिलसिला। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे लोग हम PhD प्रोड्यूस कर चुके हैं, नंबर दिया। अच्छा, हम फिर PhD प्रोड्यूस किए हैं और वो दे आर वर्किंग सभी यूनिवर्सिटी कुछ होने बाहर भी गए हुए बाहर काम करते हैं। तो बहरहाल वो जो एक छोटा सा पौधा लगा है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है। चलिए, ये एक उस्ताद की कंट्रीब्यूशन होती हैं कि वो किस तरह अपने काम की तरबियत करता है। नाज़रीन, आपने देखा कि ये हमारे प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा सितारा इम्तियाज़ डॉक्टर अब्दुल-सलाम साहब के शागिर्दों में से एक हैं और यकीनी तौर पर उनके जो चंद शागिर्द यहाँ पर अभी हमारे साथ मौजूद हैं, जिंदा सलामत है, अल्लाह ताला ने और ज़िंदा रखे, सलामत रखे, उनका साया हमारे सर पर तादेर कायम रखे। तो ये उनकी यादें हमारे साथ शेयर कर रहे थे, उनकी यादें हमारे साथ आइंदा भी शेयर करते रहेंगे। आपने देखा किस तरह डॉक्टर अब्दुल-सलाम मुख्तलिफ थे साइंस की फील्ड के साथ, अपने मुल्क के साथ, और वो अपने शागिर्दों के साथ कितने जो है वो डिवोटेड थे और अपने शागिर्दों की जो उन्होंने तरबियत की है आज उसी के ज़रिए असर ये आज अपने शागिर्दों की जो है वो तरबियत उसी डिगर पर कर रहे हैं। नाज़रीन, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी और प्रोग्राम में, तब तक के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट। कैमरा मैन तौकीर यूसुफ के साथ ज़ाहिर महमूद।